हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट मैथ के फॉर्मूले को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए जितने भी फॉर्मूला बन सकता है सारा फॉर्मूला को इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, दिल से सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो आपको और वीडियो देने का प्रयास करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ और संस्कृत में आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। मेरे रहते हुए आपको संस्कृत में बिल्कुल मार्क्स 50 के जो सब्जेक्टिव होते हैं बिल्कुल आएंगे। मैथ में भी दिक्कतें नहीं होगी, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए तो पहला चैप्टर का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का फॉर्मूला है जो कि आपको जितना दिख रहा होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, वो फाइल मोबाइल में भरा पड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए, फिर उसके बाद अपने कॉपी में नोट कीजिए और क्लास 10 का संपूर्ण सूत्र 1 से 2 वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। इस वीडियो में हम लगभग 7 चैप्टरों का फॉर्मूला कवर करेंगे। आइए, जिसमें पहला चैप्टर का है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर का फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौशो गुना लौशो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मौशो गुना लौशो। काहे नहीं बोलते हैं जी, बोलिए बोले से। हाँ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मौशो गुना लौशो होता है ना, होता है। तब दूसरा देखिए, भाज बराबर, आप पढ़े होंगे तो इतना जानते होंगे, किसी भी संख्या को भाग देते हैं लेकिन हमें फॉर्मूला लगता है ना, कौन सी लगता है? तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ना, हो गया। तब एकदम आसान है। तीसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड जो थे एक गणितज्ञ थे, उन्होंने जो है विभाजन प्रक्रिया से मौसो ज्ञात किया था। तो उन्होंने एक सूत्र निकाला था, वो सूत्र कहा जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा अर्थात भाजक से छोटा होगा। सारा चीज लिखा हुआ है। चौथा है अभाज्य संख्या या दो क्रमागत विषम संख्या का मौसो हमेशा एक होता है। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए या कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या ले लीजिए, दो क्रमागत विषम संख्या, उसका मौसो हमेशा एक होता है। अगला है 0.23 पर रेकरिंग वाले सवाल को कैसे करेंगे। तो इस सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आपको कितना लिख देना है? 23। जितना टोटल नंबर है उस टोटल नंबर को लिख दिए, नहीं लिखे, लिख दिए ना। अब इसके बाद क्या कीजिए, जिसमें जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। रेकरिंग किसमें नहीं है? 0 और 2 में नहीं है, मतलब 0 2 में नहीं है, मतलब 0 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, एक रेकरिंग है, एक रेकरिंग, एक नंबर पर रेकरिंग है ना, इसलिए 1 9 और 1 पर नहीं है अर्थात 1 0। तो 23 में से 2 चल गया, 21 बटे कितना? 90। काट दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला है 0.233। ये प्रश्न पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि बताइए यह कौन सी संख्या है। तो आप कह दीजिएगा कि जितना भी 0.2333 ये रिपीट हो रहा है ना, यदि रिपीट होगा तो परमेय, रिपीट हुआ तो परमेय और नहीं होगा तो अपरमेय। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरी बात याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकलती है? अनंत। यदि दो परिमेय संख्या हो और उस दोनों परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकलेगी? कितनी परिमेय संख्या? अनंत। अगला है अभाज्य संख्या। कभी कभार क्लास 10th में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। बहुत सारे बच्चे विषम संख्या को अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जो कि गलत उत्तर हो जाता है। वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या होते हैं। कुछ अभाज्य संख्या हमने यहाँ लिख दिए हैं, ऐसे 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या जो होती है वह 25 होती है। उसको आप एक पिन कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं। पिन कोड है 8455 84553। आप 84 यानी 12, 55 10 12 10 22 और 3 25 यानी 84553, इसको आप जोड़ लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 25 कुछ हमने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसे 100 तक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से पहला चैप्टर का फॉर्मूला समाप्त हुआ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए दूसरा प्रश्न, दूसरा चैप्टर का हम आपको करवाते हैं। तो दूसरा चैप्टर है बहुपद है। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद है। तो देखिए, कभी भी बहुपद होने के लिए जो चर होता है, इसमें चर राशि होती है x, आप जानते हैं। उस चर की घातें कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुपद होने के लिए चर x की घातें कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरा है कि रैखिक बहुपद। बड़ा ही जानदार प्रश्न है, फंसाने वाले बच्चों के लिए, बच्चों जो पढ़ते हैं उनको फंसाने के लिए प्रश्न दिया जाता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो प्यारे, रैखिक माने रेखा, और रेखा मतलब सरल रेखा की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? वो भी कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप पूछे, याद रखिए ax + b होता है, लेकिन a ≠ 0 होता है। यदि आपको शायद कहीं पर लाइटिंग की सुविधा दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, तो आप जो है थोड़ा सा आप हमारी बातों को सुन करके आप नोट कर सकते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है।
द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद में गुणनखंड कितने होते हैं? 2। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम रिवीजन कराने के लिए आपको आए हैं। मात्र 22 से 23 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है। आज डेट कितना हो गया? 23। तो 7 दिन 14 7 21 लगभग 21 से 22 दिन आपको बचा हुआ है। जी ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, ठीक है। अगला है शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? सी बटा ए होता है। आइए बस लास्ट है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्य के गुणनखंड की संख्या भी कितनी होती है? 3। त्रिघात बहुपद का समान रूप है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद में यदि आपसे पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो माइनस डी बाई ए। ये इस प्रकार से 2 चैप्टर का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। आइए अब लिखते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 का फॉर्मूला। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो में बने रहें। आइए तो कंटिन्यू करते हुए इस सेशन को हमने तीसरा चैप्टर का फॉर्मूला लिख चुके हैं। आइए पहले आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये सब चीज़ आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तीसरा चैप्टर को याद करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है हम आपको ये रिलेट करवाते हैं। ध्यान से देखिए, ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। 3 पॉइंट यहाँ, 3 6 3 9, और इसमें भी एक पॉइंट है, यानी 12 पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाए। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम करवा चुके हैं। देखिए ध्यान से कि जब कोई भी 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण है, 2 चर है मतलब उसमें x भी रहेगा और y भी होगा। तो 2 चर वाले यदि 2 रैखिक समीकरण है, उनकी तुलना करने पर यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हो तो 3 प्रकार के सिचुएशन बनते हैं। यदि तीनों बराबर हो तो अनंत हल होंगे, संगत होगा, अविरोधी होगा, ग्राफ कैसा होगा? समपाती। तो शायद आपको ये बातें समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, जब तीनों के तीनों बराबर हो तो ग्राफ कैसा होगा? खाली ये ध्यान रखिए। अब तीनों के तीनों बराबर हो गए तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। समपाती का अर्थ हुआ एक दूसरे के ऊपर ढक लेगा। अब एक दूसरे के ऊपर ढक लेगा, यहाँ भी हल हुआ, यहाँ भी हल हुआ, यहाँ भी हल हुआ। यानी जब एक दूसरे को ढक लेगा तो यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी हल होगा। मतलब जखन तखने हल होगा। मतलब कितना ना हल होगा ना होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट कैसे याद करेंगे? संगत है कि नहीं है। देखिए, हल कब होता है? कोई भी समस्या का हल कब होगा? जब मिलेगा तभी ना। जैसे आप हम मिले वीडियो में, तभी ना आपके समस्या का समाधान हुआ ना हुआ। इसीलिए जब तक कोई नहीं मिलेगा तब तक समस्या का हल होगा नहीं। तो संग में मिले, नहीं मिले तब ना मिले तो संग। इसका मतलब आप दोनों गोटी मिल गए, यानी आप वीडियो को देख लिए और हम आपको देख लिए तो आप मिल गए ना। तो मिल गए, इसका तो आपको कोई विरोध किया नहीं किया, विरोध नहीं किया। यदि आप हमसे मिल गए कहाँ कोई विरोध किया होगा? कोई नहीं, अर्थात अविरोधी। तो संगत भी याद हो गया होगा, अविरोधी भी, और ग्राफ तो देख ही रहे समपाती। तो एक से आप उम्मीद करते हैं याद कर लिए होंगे। आइए दूसरा, यदि दोनों समीकरण की तुलना करने पर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो लेकिन अगला बराबर नहीं हो तो ग्राफ जो बनेगा समांतर बनेगा। कैसे बनेगा? समांतर बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा? समांतर बनेगा। समझ रहे हैं? अब समांतर का मतलब देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे में कोई भी हल नहीं हो रहा है। कोई हल हो रहा है? नहीं ना, हो रहा है हल? नहीं ना, अर्थात कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बताइए, ये हल ही नहीं हुआ, मिला संग में मिला होगा? कहाँ मिला होगा? नहीं मिला होगा। अर्थात ये क्या हो गया? असंगत। क्या हो गया? असंगत। 100% इसको कोई ना कोई विरोध किया होगा, कोई ना कोई क्या किया होगा? विरोध किया होगा, जिसके कारण से नहीं मिला, अर्थात विरोधी। अगला तीसरा है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि पहला दूसरे के बराबर नहीं है, इस प्रकार का ग्राफ कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी। कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी हो गया, कितनी जगह काटा? देखो, एक अर्थात एक हल होगा, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, प्रतिच्छेदी होगा तो संग में होगा तब ना कटेगा, इसलिए संगत होगा, और जो चीज संग होगा वो होगा अविरोधी। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। चलिए, तो तीसरा अध्याय आपका समाप्त हुआ। अब आइए चौथे अध्याय की तरफ। चौथा अध्याय है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का समान रूप। जैसे आप द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं, बस द्विघात बहुपद में बराबर 0 लगा दीजिए, बन जाएगा फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक, b क्या है? x का गुणक, और c क्या है? अचर पद है। द्विघात बहुपद समीकरण में शून्यकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ हमने इस बात को लिख दिया जो ऊपर बताया। द्विघात समीकरण में विवेचक निकालते हैं या विभक्त कर निकालते हैं, और यह d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। एक सीधी तरह 4 सूत्र होता है जिससे हम लोग x का मान निकालते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a।
उसके बाद द्विघात समीकरण में एक खास चीज होती है मूलों की प्रकृति, जो कि 3 प्रकार की होती है, और इसको बच्चे यदि ध्यान में नहीं रखते हैं तो 1 मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए ध्यान से आप इसको समझिए। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यदि डी का मान अर्थात यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा है, यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा है, या ऐसा कर दीजिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक होंगे, यानी वास्तविक संख्या होगी, और लेकिन कैसी होगी? असमान होगी। यदि विवेचक का मान 0 हो, डी का मान 0 हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। लेकिन होंगे कैसे? समान होंगे। वास्तविक तो होंगे ही होंगे, और उसके साथ क्या होंगे? समान। यदि डी का मान 0 से छोटा हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है, इस स्थिति में प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगला है एक स्पेशल केस है, यदि विवेचक का मान 0 आ जाए, यदि विवेचक का मान क्या है? 0 आ जाए, तो x का मान निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है, माइनस लिखिए, b का मान दीजिए, फिर 2a कीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस दीजिए, b माने होता है x का गुणांक रख दीजिए, और फिर 2a गुणा कर दीजिए, 2 को a से, आंसर आपको 2 बार लिख देना है, आंसर हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू, अब हम लोग 5वें चैप्टर एपी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग 5वें चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। अब हम लोग कुछ चैप्टर को और करेंगे। आइए समय बिना गवाए हुए, 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहला फॉर्मूला है सार्वंतर b बराबर होता है a2 माइनस a1, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद, 5वां पद माइनस चौथा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, इस प्रकार से होता है। दूसरा होता है an या tn, an कह लीजिए या tn कह लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जहां हमने लिख दिया है a को पहला पद या प्रथम पद कहते हैं, n पदों की संख्या, d सार्वंतर, tn बराबर nवां पद या कौन सा पद। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो में सिर्फ हम आपको फॉर्मूला कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी फॉर्मूला छूट ना पाए। अगला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी वही सार्वंतर, n पदों की संख्या, a प्रथम पद, Sn बराबर होता है, s माने सम होता है, अर्थात n माने n पदों का सम, n पदों का योग। अंतिम से nवां पद का सूत्र होता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ये जो शुरू का a दिख रहा है, ये अंतिम पद है, अंतिम पद। अगला Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an या l। ये an या l क्या होता है? तो जब जोड़ वाला रहता है तो लास्ट वाला लिखते हैं अंतिम पद को। अब आइए अगला एक्सरसाइज देखते हैं, त्रिभुज। इसमें समानता इतना ही बनता है, बाकी सब क्वेश्चन पे बनता है। छठा है त्रिभुज। कहता है इससे सूत्र का निर्माण नहीं होता है। इसमें सब जो चलता है प्रमेय चलता है, एक होगा तो एक सीरीज लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में जितने भी प्रमेय हैं सभी प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कराने की कोशिश करेंगे। यदि आपका डिमांड हो तो जरूर कहिएगा, हम वीडियो जल्द ही जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हमें मिले। 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे। इससे लगभग बिहार बोर्ड में 15 मार्क्स के प्रश्न अभी जिस हिसाब से उस हिसाब से पूछे जाते हैं। ऐसे तो पहले 10 मार्क्स के पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्वेश्चनों की संख्या डबल होने के कारण बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सूत्र भी बहुत ज्यादा बनेगा। तो पहला है कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं तथा उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको x अक्ष कहते हैं, और जो उदग्र रेखा होती है उसको y अक्ष कहते हैं। दूसरा है कि x अक्ष और y अक्ष के काटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जब x अक्ष और y अक्ष कट जाती है तब इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जो हमने घेरा है। और इस मूल बिंदु के नियामक 0,0 होते हैं, यानी इस मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 होते हैं। किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है पहले x होगा फिर y होगा। इसके बारे में रेनी दकार्ते जी ने बताया था। और x के मान को भुज कहेंगे, y के मान को कोटि कहेंगे। 5वां पॉइंट है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ये VVI पॉइंट है और इस बार जरूर पूछा जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? x निर्देशांक कहलाएगी या भुज। y से पूछेगा तो x में आंसर देना है, x में से पूछेगा तो y में आंसर देना है। आप इसको देख लीजिएगा। 7वां पॉइंट है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या होगा? x अक्ष पे स्थित बिंदु कोई भी हो उसमें x का मान होगा और y का मान क्या होगा? 0। तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक में क्या होगा? y लास्ट में होता है तो ये होगा, बशर्ते x का मान 0 होगा। 8वां है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कह सकते हो। मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम बना के रखा है जिसमें प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो चुके हैं। या आप ये सारा चीज़ PDF में पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको भेज देंगे। ठीक है, लेकिन
जुड़ जाने के बाद ऐसे सोच रहे हैं टेलीग्राम बनाने का, टेलीग्राम पर ही डाल देंगे तो वहाँ पर PDF तो पड़ा हुआ रहता है। क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है, एक बार भेज देंगे, यदि आप उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो फिर वो आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप जरूर कॉपी में नोट कीजिए। क्लास 10th 2023 के लिए रामबाण साबित होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल राकेश ऑनलाइन क्लासेस LKP से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं इस 2023 के एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आऊँगा इस कुछ दिनों के अंदर में। आइए तो हम इसको जो है थोड़ा रफली कर देते हैं। तो 10 तक तो लिख चुके हैं। चलिए 11 नंबर लिख लेते हैं। 11 नंबर, त्रिभुज का केंद्रक बराबर। जब भी आपको किसी त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र पूछेगा, केंद्रक का x, y, तो इसका सूत्र होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तीन उजोड़ इससे 3 से भाग दे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस प्रकार से हो गया। अब आ जाइए 12वां सूत्र। 12 नंबर जो सूत्र होगा इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, एक अंतः विभाजन देख लेते हैं और एक पाय विभाजन देख लेते हैं, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि एक रेखाखंड होता है। अब इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु हुए। इस अंत बिंदु का नाम हुआ x1 y1, इसका नाम हुआ x2 y2। अब इसको कोई दूसरा बिंदु कट किया m:n रेशियो में। ठीक है, तो इसके m:n कह लीजिए या m1 m2 कह लीजिए। ठीक है, तो यदि इस रेखाखंड को अंदर से कोई बिंदु काटा है, अंदर से बिंदु काटा है, तो हम उसको कहते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन कहते हैं, अंतः विभाजन बोलते हैं। अब अंतः विभाजन बराबर क्या होता है? अंतः विभाजन बराबर होता है, पहले यहाँ से लीजिए, इसमें जाइए m1 x2, या ऐसा कीजिए mx लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए mx। क्या मैंने बोला? mx दो बार लिख दीजिए और नीचे लिखिए m1 प्लस m2। मेरी बातों को ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे। फिर से लिख दीजिए my प्लस my और नीचे लिख दीजिए m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए? 12 दीजिए, फिर 12 का पलटी 21। पहले क्या दीजिए? 12 दीजिए, फिर 12 का पलटी 21। जब लेकिन यदि बाह्य विभाजन हो, क्या हो? बाह्य विभाजन हो, बाह्य विभाजन हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है? वही फॉर्मूला लिखना है, mx 12 को उल्टा 21, यहाँ कर देंगे माइनस, नीचे भी m1 माइनस m2। सिर्फ हमने माइनस का सिंबल लगा दिया। m1 x2 y2 वाला में चलेंगे ना, माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। आइए इस चैप्टर का लास्टवा प्रश्न सूत्र देखेंगे और वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद करते हैं। देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं करना पड़ता है। इस त्रिभुज के 3 नियामक दिए हुए रहते हैं। एक का नियामक मान लीजिए x1, y1 है। एक B बिंदु है जिसका नियामक x2, y2 है, और एक C बिंदु है जिसका नियामक x3, y3 है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 मापांक। ठीक है, अब क्या कीजिए प्यारे? x y माइनस वाई, ऐसा 3 बार लिख दीजिए। क्या लिखिए? x y माइनस वाई, फिर से लिखिए x y माइनस वाई। लिखने के बाद क्या कीजिए? नंबरिंग दीजिए, 1 2 3। कहाँ शुरुआत करेंगे? 1 2 3। पहले 1 से शुरुआत की थी, अब 2 से कीजिए। 2 3 1। अब 3 से शुरुआत कीजिए, 3 वापस आइए, 1 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम जो है टोटल लगभग 7 चैप्टर को कवर कर लिए हैं। यदि आपका डिमांड होगा तो हम वह वीडियो जल्द ही प्रस्तुत कर देंगे जिसमें चैप्टर 8 से लेकर के 15 तक के जितने भी सूत्र बनते हैं सारे सूत्र को हम वीडियो में रख देंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए।